आज जानते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण में मृदा जीव, मृदा में रहने वाले जीवों को इंडिफेंस या मृदा जीव कहते हैं। मृदा जीवों को 3 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, बड़े आकार वाले जीव जैसे गिलहरी, खरगोश। नंबर 2, मध्यम आकार वाले जीव जैसे मकड़ा, सर्पाद, कीट, कुटकी। नंबर 3, सूक्ष्म आकार वाले मृदा में रहने वाले सबसे छोटे असंख्य जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल। बैक्टीरिया में मृदा मंडल में कार्य, जैविक पदार्थ का वियोजन, पोषक तत्वों का चक्रण, वनस्पति तथा लकड़ियों को सड़ाना गलाना, ह्यूमस का निर्माण, शैवाल तथा काई प्रकाशोषित जीव के कार्य, मिट्टी के कणों को संगठित एवं स्थायित्व प्रदान करना, जैविक पदार्थों की पूर्ति, बड़े पौधों को पोषक तत्व प्रदान करना, अप्रभावित मिट्टी में वायु संचरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में संचय, मृदा की बनावट ये मृदा में रेत, गाद, मृत्तिका का सापेक्षिक अनुपात दर्शाया है। इसके अंतर्गत मृदा का निर्माण करने वाले कणों का आकार एवं अनुपात आता है। ये दोनों गुण निम्नलिखित प्रकार की मृदाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे बजरी -5.000 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण। सेकंड नंबर, बारीक बजरी 2.000 मिलीमीटर से 5000 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण। नंबर 3, मोटी बालू -0.200 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण। नंबर 4, बारीक बालू -0.020 मिलीमीटर यानी -0.020 मिलीमीटर से 0.200 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण। नंबर 5, गाद -0.002 मिलीमीटर से 0.0020 मिलीमीटर तक व्यास वाले कण। नंबर 6, चिकनी मिट्टी -0.002 मिलीमीटर से कम व्यास वाले कण। जल के ऊपरमुखी संचलन या कोशिका क्रिया की प्रक्रिया द्वारा निचले स्तरों से घुले तत्वों का ऊपरी स्तरों में गमन होता है, अपवहन। इसके अंतर्गत मृदा प्रच्छेदिका के ऊपरी भाग से जैविक तथा खनिजों का घुले एवं विलंबित रूप में जल के साथ नीचे की ओर गमन होता है। इसे अपक्षालन भी कहते हैं। विकैल्सीकरण, कार्बोनेट, खनिजों से कैल्शियम कार्बोनेट की गिरावट एवं निष्कासन की प्रक्रिया को विश्लेषणीकरण कहते हैं। अलवणीकरण एवं लवणीकरण, मृदा की ऊपरी सतह से लवणीय पदार्थों के निष्कासन को अम्लीयकरण तथा लवण के ऊपरमुखी संचालन के कारण या कोशिका क्रिया द्वारा ऊपरी सतह में लवण की जमाव
की प्रक्रिया को लवणीकरण कहते हैं। मृदा के प्रकार। मृदा के कणों के व्यास एवं अनुपात के आधार पर भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जैसे बलुआई मिट्टी। इसमें 85% बालू एवं 15% चिकनी मिट्टी व गाद पाई जाती है। इसमें मृदुभिद पौधे अधिक उगते हैं। गाद मृदा, इसमें कणों का आकार चिकनी मिट्टी से व बलुआई मिट्टी के बीच होता है। पौधों की वृद्धि के लिए बलुआई मिट्टी की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। चिकनी मिट्टी, इसमें 50% तक चिकनी मृदा तथा 50% से कम गाद व कुछ बालू पाई जाती है। इसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। वायु का आगमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो सकती है। इसमें पौधों की वृद्धि अधिक नहीं होती। दोमट मिट्टी, साधारण दोमट मिट्टी में 30-50% बालू, 30-50% गाद, 20% से कम चिकनी मिट्टी तथा 10-15% ह्यूमरस पाई जाती है। पौधों की वृद्धि के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है। इसमें बलुआई गाद एवं चिकनी तीनों मृदाओं के लवण पाए जाते हैं। चूना अथवा कैलकेरियस मृदा, इसका निर्माण चूना पत्थर के अपक्षय द्वारा होता है। इसमें 90-100% CaCO3 तथा CaO पाया जाता है। इसमें पोषक पदार्थ एवं ह्यूमरस का अभाव रहता है एवं जल ग्रहण क्षमता बलुआई मिट्टी से अधिक होती है। इस मृदा में उगने वाले पौधों को कैल्सिकोलस कहते हैं। ह्यूमरस मृदा, इनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जो पौधों की वृद्धि के हेतु आवश्यक होती है। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। सैलाइन एल्कली मृदा, इसमें NaCl की अधिकता होती है। परासरण दाब द्वारा अधिक होने के कारण पौधे जल को आसानी से अंतःपरासरण द्वारा अवशोषित नहीं कर पाते। इसमें उगने वाले पौधे लवणोद्भिद कहलाते हैं, जिनमें श्वसन मूल पाए जाते हैं। मृदा अपरदन मृदा पृथ्वी के धरातल की सबसे ऊपरी परत है, जो पृथ्वी की नाजुक त्वचा की तरह होती है। ये पृथ्वी पर सभी तरह के जीवन का पोषण करती है। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली भौतिक क्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक जैविक भौतिक बलों द्वारा भूमि के ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बहा ले जाने वाले सम्मिलित होते हैं। यह सभी प्रकार की भू आकृति का प्रभावित करता है। मृदा अपरदन को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, भौमिक अपरदन। प्राकृतिक भौमिक प्रक्रिया द्वारा मृदा का मंद गति से अपरदन भौमिक अपरदन कहलाता है। यह अनाच्छादन का ही एक भाग है। इस भूक्षरण में मृदा निर्माण तथा मृदा ह्रास की प्रक्रियाएं साथ साथ होती रहती हैं, जिसके कारण एक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। यह अत्यंत मंद दर से परंतु लगातार चलने वाली रचनात्मक प्रक्रिया है, जिससे कोई बड़ी समस्या जन्म नहीं लेती। नंबर 2, त्वरित अपरदन।
मानव क्रियाकलापों यथा अवैज्ञानिक ढंग से कृषि कार्य एवं अन्य असंतुलन विकास कार्य द्वारा तेज गति से होने वाले अपर्दन को तत्वृत अपर्दन कहते हैं। ये क्रिया अधिक विनाशकारी होती है, जिसके उपचार हेतु भूमि संरक्षण की आवश्यकता होती है। मृदा के अधिकांश पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ एवं कीटनाशकों को ऊपरी मृदा सम्मिलित किए गए हैं। मृदा अपर्दन के कारण ये पदार्थ भी संचलन करते हैं एवं पीछे सिर्फ निम्न संरचना वाली मृदा रह जाती है। इसमें निम्न जल धारण क्षमता, विभिन्न पीएच मान एवं निम्न पोषण स्तर पाया जाता है। ऐसी मृदा की सूखे के प्रति निम्न प्रतिरोधक क्षमता होती है। अधिकांश कटी हुई मृदा या तो भूमि के निम्न क्षेत्र में एकत्रित कर दी जाती है या जल विकास गड्ढों, धाराओं या नदियों में प्रवेश कर जाती है। ऐसी मृदा जल गुणवत्ता में कमी लाती है। साथ ही जल निकासी तंत्र की क्षमता एवं झीलों आदि के जल संरक्षण क्षमता को घटाती है। जल तंत्र में प्रवेश किए गए ऐसी मृदा को अवसाद कहते हैं। ऐसे अवसादों का जमाव नदियों एवं भंडारणों की बाढ़ जल को धारण करने की क्षमता में कमी लाता है। साथ ही ये प्रदूषक के रूप में मछलियों के प्रजनन एवं पौधों की जरूरी प्रकाश को बाधित करती है। एक तरफ जहाँ जल अपर्दन नाम क्षेत्र की ढालनुमा एवं पहाड़ी भूभाग की समस्या है, वहीं वायु अपर्दन शुष्क तूफानी क्षेत्रों के चिकने एवं समतल भूभागों की समस्या है। पृथ्वी की आधी ऊपरी मृदा पिछले 150 सालों में खत्म हो चुकी है। सन 1950 के बाद से मानव क्रियाकलापों द्वारा मृदा अपर्दन में तेजी से वृद्धि हुई है, जिस कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इनमें भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता में हॉर्स मृदा लवणीकरण, कृषि क्षेत्र में हॉर्स नदियों की तली का भराव, नदियों में बाढ़ के विस्तार एवं आवृत्ति में वृद्धि तथा जल भंडारों का भराव आदि कुछ प्रमुख है। मृदा अपर्दन के कारण फसलों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में भी ह्रास हुआ है। साथ ही वनस्पति एवं जंतुओं के प्राकृतिक आवास में भी संकुचन हो रहा है। मृदा अपर्दन की क्रिया विधि। मृदा अपर्दन मुख्य रूप से निम्न दो प्रक्रियाएं होती हैं। नंबर 1, मिट्टी के कणों का ढीला होना तथा उनका बिलगाव। नंबर 2, अलग की गई मिट्टी का परिवहन। मृदा अपर्दन के उत्तरदायी कारक विभिन्न प्रकार के मृदा अपर्दन, चादरी, अवनालिका आदि। विभिन्न पर्यावरणीय दशाएं जैसे जल वर्षा की मात्रा, वर्षा की तीव्रता, जल बूंदों के प्रारूप, वही जल ढाल, धरातलीय प्रभाव, मिट्टियों के गुण, ढाल, वनस्पति आवरण आदि से संबंधित एवं नियंत्रित होते हैं। मृदा अपर्दन को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित कारक हैं। जलवायु की मात्रा, तीव्रता, अवधि एवं वितरण मृदा अपर्दन के स्वरूप एवं दर को प्रभावित करते हैं। अति गहन एवं दीर्घकालिक वार्षिक मृदा के भारी अपर्दन का कारण बनती है। वर्षा की अधिक गतिज ऊर्जा वाली बूंदें मिट्टियों का अपर्दन तेज रफ्तार से करती हैं। तापमान मृदा अपर्दन की दर एवं प्रकृति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मृदा की बदलती हुई शुष्क एवं नम स्थितियों का परिणाम मृदा के पतले आवरण की निर्जलीकरण एवं जलीकरण के रूप में सामने आता है, जिससे मृदा कणों का विस्तार एवं उनमें दरारें पड़ती हैं।
पवन शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन का सक्रिय कारक होता है। तेज हवाओं में अपरदन की व्यापक क्षमता होती है। भूस्थलाकृतियाँ कारक भूधरातलीय कारकों के अंतर्गत सापेक्षिक उच्चावच प्रवणता ढाल इत्यादि आते हैं। यही कारक भूमि के अपरदन को अधिक प्रभावित करते हैं। सतही जल का प्रवाह वेग एवं गति ऊर्जा गहन प्रवणता में बदल जाती है। अधिक लंबाई वाले ढालों पर कम लंबाई वाले ढालों की तुलना में मृदा अपरदन अधिक व्यापक होता है। इन कारकों में शैलों के प्रकार तथा उनके रासायनिक व भौतिक गुण भी शामिल हैं, जो अपरदन को प्रभावित करने के कारक वास्तव में शैलों में भौमिक अपरदन को प्रभावित करते हैं। मृदा के अपरदनशीलता का अर्थ होता है कि मिट्टियों की अपरदन के प्रति प्रतिरोधता या मिट्टियों के अपरदन के लिए सुवेदता या विभिन्न कारक यथा मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, कणों का आकार, जैविक तत्वों की मात्रा, जल हेतु पारंपरिकता है। भूमि उपयोग, फसल प्रतिरूप, मन की पशु चरण तथा मिट्टियों का प्रबंधन, कृषि उपकरण, सिंचाई तथा उर्वरक उपयोग, कृषि के प्रकार, फसल प्रतिरूप आदि पर आधारित होती है। प्राकृतिक वनस्पतियां निम्न तरीके से अपरदन को प्रभावित करती हैं। वनस्पति वर्षा जल को अवरोधित कर भूपट्टी को वर्षा बूंदों के सीधे प्रहार से बचाती हैं। वनस्पति जल वर्षा से के अधिकतम अंत संचरण में सहायक होती हैं, अर्थात ये वर्षा जल के प्रभाव को नियंत्रित कर उसे भूसतह के नीचे रिसने का अवसर देती हैं। वनस्पतियों की जड़ें मृदा कणों के पृथक्करण एवं परिवहन दर को घटाती हैं। जड़ों के प्रभाव के कारण कणिकायन, मृदा क्षमता एवं छिद्रता में बढ़ोतरी होती है। वनस्पतियाँ सूर्य तप की मात्रा को कम कर देती हैं। वनस्पति के कारण मृदा उच्च एवं निम्न तापमान के घातक प्रभावों से बची रहती है, अर्थात उनमें दरारें विकसित नहीं होती। मानवीय कारक हाल के समय में मानव मृदा अपरदन की दर में वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो गया है। भूमि उपयोग में परिवर्तन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों से है। इसके अंतर्गत नगरीकरण के विकास हेतु कृषि क्षेत्र एवं वन क्षेत्र का परिवर्तन आता है। नगरीकरण कृषि एवं गैर कृषि भूमि के उपयोग को तीव्र करता है। निर्माण कार्य यथा सड़क, रेल, बांध, जल भंडार आदि हेतु आवश्यक स्थान की मांग की पूर्ति हेतु भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाता है। जब कृषि भूमि प्राकृतिक वनस्पति का स्थान लेती हैं तो वो मृदा को उस प्रकार से बांध नहीं पाती एवं कुछ पौधे यथा कॉफी, कपास, सोयाबीन आदि मृदा अपरदन को और खराब कर देते हैं। साथ ही ऊपरी मृदा के अनावृत होने से ये सूख जाती है। त्रुटिपूर्ण कृषि पद्धति यथा झूम कृषि के कारण बहुत बड़ा क्षेत्र मृदा अपरदन से प्रभावित है। इसके अंतर्गत दोषपूर्ण फसल प्रबंधन एवं भूमि प्रबंधन भी आता है। पालतू पशु यथा गाय, बैल, भेड़, बकरियां आदि द्वारा विस्तृत क्षेत्र में अत्यधिक चराई के कारण मिट्टियों के अपरदन में वृद्धि होती है। पशुओं के पदचिह्न मृदा को कठोर बना देते हैं, जिससे नई घास का उगना बंद हो जाता है। मृदा अपरदन के प्रकार जल अपरदन। जल द्वारा मृदा का हार्स जल अपरदन कहलाता है। उच्च एवं मध्यम ढाल वाली भूमि में मृदा हार्स का मुख्य कारण जल अपरदन ही है। वर्षा जल एवं ब्राही जल अपरदन के प्रमुख कारक हैं। मृदा पर गिरी हुई
वर्षा बूंदें मृदा संगठनों को तोड़कर उन्हें हल्के संगठक पदार्थ यथा बारीक रेत, मृत्तिका एवं गाद में परिवर्तित कर देती हैं। अत्यधिक वर्षा के उत्पन्न जल बहाव के कारण ये मृदा बहाकर दूर चली जाती है। यही जल अपरदन कहलाता है। जल अपरदन के विभिन्न प्रकार: वर्षा जल अपरदन, गिरती हुई वर्षा जल की बूंदों के सतह से सीधा टकराने के बाद मृदा कणों का पृथक्करण एवं स्थानांतरण होता है, जिसे वर्षा जल अपरदन कहते हैं। अपरदन प्रक्रिया में ये प्रथम चरण के रूप में जाना जाता है। इसके प्रभाव स्थानीय होते हैं। परत अपरदन, वर्षा जल बूंदें एवं जल बहाव के कारण ऊपरी मृदा से एक समान रूप से पतली परतों के रूप में मृदा अपरदन का कटाव एवं अलगाव परत अपरदन के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार का अपरदन अत्यधिक हानिकारक होता है, क्योंकि एक समान ढाल वाले ढलुआ भूमि के एक बहुत बड़े क्षेत्र को ये प्रभावित कर सकता है। इसकी धीमी गति के कारण इस अपरदन की ओर जब तक ध्यान नहीं जाता, जब तक कि ऊपरी मृदा नष्ट होकर एवं नाली का निर्माण नहीं होता, अनावृत नहीं हो जाती। इसके साथ ही मृदा का रंग गहरे से हल्के में तब्दील हो जाता है। कटी हुई मृदा ढाल के निचले स्थान या निम्न क्षेत्र में निफिचित होती है। रेल अपरदन, यह परत अपरदन की ही विकसित चरण है। तीव्र वर्षा के कारण ढाल अत्यधिक मात्रा में जल अवशोषित नहीं कर पाता, जिसके बहते हुए जल का सांद्रण अधिक होता है। ब्राही जल पतली पतली नालियों से होकर प्रभावित होने लगता है। जब प्रभाव के कारण मृदा कटाव से बनने वाली कम गहरी नालियों को अवनलिका कहते हैं एवं ऐसा अपरदन रेल अपरदन कहलाता है। इस तरह से बनी नालियों की जुताई कार्यों द्वारा भरा जा सकता है। बड़ी अवनलिका अपरदन, ये रेल अपरदन का विकसित चरण है। अत्यधिक सतही जल के प्रभाव के कारण ढालों पर उसका वेग भी बढ़ जाता है, जिसके परिणाम इस रूप मृदा कटाव के द्वारा गहरी नालियों का निर्माण होता है, जिसे गली कहते हैं। ऐसे अपरदन गली अपरदन कहलाते हैं। इस तरह से बनी नालियों की जुताई कार्यों द्वारा नहीं भरा जा सकता। वो गली लगातार चौड़ी एवं लंबी बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा अपरदित भाग अत्यंत उबड़ खाबड़ हो जाता है, जिससे गहरी घाटियाँ होती हैं। ऐसी स्थलाकृतियों को उत्खात स्थलाकृति या बंजर स्थलाकृति कहते हैं। धारा तट अपरदन, धाराएं एवं नदियाँ एक किनारे को काटकर तथा दूसरे किनारे पर गाद भार को निपेक्षित करके अपने प्रवाह मार्ग को बदलती रहती हैं। इस दौरान हुए मृदा कटाव को धारा तट अपरदन कहते हैं। तीव्र बाढ़ के दौरान क्षति और तीव्र हो जाती है। खराब निर्माण, अपर्याप्त रखरखाव, वनस्पति कटाव, अनियंत्रित चरण या किनारों के निकट जुताई करने से धारा तट अपरदन और तीव्र हो जाता है। भूस्खलन अपरदन, भूस्खलन या मृदपिंड अपरदन पहाड़ी सतह या पर्वतीय ढाल के नीचे गीली ढालदार भूमि पर होता है। इसके कारण ढालों पर कटाई या खुदाई, कमजोर भूभर्ग या ढालों पर वनस्पतिक फैलाव की कमी अपरदन में वृद्धि हो जाती है। पवन अपरदन, ये वायु द्वारा भूक्षरण मुख्यतः समतल, अनावृत, शुष्क एवं रेतीली मिट्टी या जहाँ
मृदा ढीली शुष्क या बारीक दानेदार हो, साथ ही वर्षा की कमी तथा हवा की गति अधिक हो, यथा रेगिस्तानी क्षेत्र वहाँ होती है। मृदा अपरदन के प्रभाव। ऊपरी मृदा की क्षति के कारण कृषि योग्य उर्वरक भूमि नष्ट हो जाती है। इससे भविष्य में फसल उत्पादन प्रभावित होता है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में कमी आने पर मृदा का संरचना परिवर्तन में मृदा की अम्लीयता में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है, जिससे अत्यंत फसल उत्पादकता प्रभावित होती है। ऊपरी मृदा के नीचे पाई जाने वाली मृदा जब सघन एवं कड़ी हो जाती है तो जल के नीचे गहरे रिसने की क्षमता में कमी ला देती है। इससे सतहग्राही जल का स्तर बढ़ जाता है, जल एवं ज़्यादा गंभीर अपरदन का कारण बनता है। भूमजल स्तर गिरने के पेय तथा सिंचाई के लिए जल की कमी हो जाती है। साथ ही मृदा की वही जल खासकर कृषि प्रक्रियाओं में उपयोग में लाया गया जल अपने साथ अवसादों एवं प्रदूषकों को लाकर अन्य जल निकायों को उर्वरकों एवं कीटनाशकों द्वारा प्रदूषित करती है। इससे मछलियाँ एवं जल गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। नदियों के मार्ग में बालू एकत्र होने से जलधारा का परिवर्तन हो जाता है तथा उसके अनेक प्रकार की हानियाँ यथा आकस्मिक बाढ़ का प्रकोप होती है। शुष्क मरुभूमि का विस्तार होने से स्थानीय जल पर प्रतिकूल प्रभाव एवं प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वनस्पति आवरण नष्ट होने से इमारती व जलाऊ लकड़ी की समस्या उत्पन्न होती है एवं वन जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से सड़कें एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का विनाश होता है। मृदा संरक्षण अपरदन आच्छादन प्रक्रिया के अंतर्गत एक प्राकृतिक घटना है जिसमें चट्टानों से मृदा अलग होती है, लेकिन तात्पर्य मृदा अपरदन जो भूमि जल एवं मृदा संसाधनों के दुरुपयोग द्वारा घटित होता है, वो आधुनिक सभ्यता के समकक्ष एक बड़े खतरे के रूप में सामने आया है। हमारे देश में भूमि कटाव की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। विश्व का 99% भोजन मृदा से प्राप्त होता है, अतः इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आवश्यक हो गया है। मृदा संरक्षण इसी दिशा में एक प्रयास है। मृदा में लवणता। जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से अधिक होती है, वहाँ की मृदा में लवणीयता की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें कैस्कतब क्रिया द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीज के लवणीय तथा क्षारीय तत्व जल के साथ सतह पर आ जाते हैं। इस दौरान जल का वाष्पीकरण हो जाता है तथा सोडियम युक्त सभी लवण मृदा के ऊपरी सतह पर ही छूटकर लवण की एक परत के रूप में जमा हो जाते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया मृदा के लवणी भवन कहलाती है। इससे कुछ मृदाएं अपारगम्य हो जाती हैं तथा कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं रहती। मृदा अपरदन का मूल कारण वनस्पति को हटाया जाना, जो वन आवश्यक आवरण के हटने से उत्पन्न होता है। अवैज्ञानिक कृषि की भी बंजर भूमि के विकास को प्रेरित करती है। वनस्पति के हटने से ऊपरी मृदा जल एवं वायु के प्रत्यक्ष संपर्क में आती है, जिससे ऊपरी मृदा अपरदित हो जाती है। अतः मृदा संरक्षण प्रयासों में वनस्पतिक प्रयोग एक अहम बिंदु है। मृदा संरक्षण के उपयोगों द्वारा तकनीकी को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 जैविक कृषि या वैज्ञानिक उपाय। नंबर 2
यांत्रिक उपयोग नंबर 3, विद्युत ज्ञान। जैविक या कृषि विज्ञान उपाय फसल एवं अन्य पौधों को धरातलीय सतह को आवरण प्रदान करते हैं। उनमें गहन जड़ तंत्र पाया जाता है जो मृदा अपरदन में कमी लाता है। इसके द्वारा भूपृष्ठीय आवरण में भी सुधार होता है। इन उपायों के अंतर्गत मुख्यतः फसल प्रबंधन आता है। इन उपयोगों का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ फसल की खेती हो जाती है, फसल की खेती की जाती है तथा मृदा अपरदन अधिक नहीं होता। फसल चक्रीकरण। इस पद्धति में एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों को एक के बाद एक क्रम में नियोजित तरीके से उगाया जाता है। इसमें कई प्रकार के संचय संयोजन का प्रयोग होता है। अपरदन को रोकने एवं मृदा को उर्वरता एवं उत्पादकता को बनाए रखने हेतु ये एक महत्वपूर्ण उपाय है। एक ही प्रकार की फसलों के उगाए जाने के कारण मृदा से कुछ पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में समाप्त हो जाते हैं, कुछ अन्य उपयोग नहीं हो पाता। इससे नाइट्रोजन का स्थितीकरण करने वाली दलहनी फसलें मूंग, मटर, अरहर को उगाने से जैविक तत्वों की उर्वरता की वृद्धि होती है। मिश्रित फसलें। इसमें एक ही खेत में एक ही समय में एक ही साथ कई फसलों का सामूहिक रूप से उगाया जाता है। इससे मृदा अपरदन में कमी आती है क्योंकि खेत का अधिक भूभाग कभी खुला नहीं रहता। सभी फसलें चूंकि एक साथ नहीं पकती अतः कटाई भी इनकी एक साथ नहीं होती। इसमें प्राय एक लंबे दीर्घ काल के पौधे को छोटी आयु के पौधे के साथ उगाया जाता है। इस तरह की मिश्रित खेती में मक्का, दलहन फसल तथा ज्वार की खेती साथ साथ की जाती है। पट्टीदार खेती। इसके अंतर्गत अपरदन रोधी फसलें, घास, दालें आदि के साथ अपरदन में सहायक फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का आदि को वैकल्पिक पट्टियों के अंतर्गत उगाया जाता है। अपरदन रोधी फसल पट्टियां जल मृदा के प्रभाव को रोक लेती हैं। इस पद्धति के अंतर्गत कुछ अन्य कृषि पद्धतियां या फसल चक्रण, समोच्च कृषि आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ठूंठदार पलवार। इसमें भूमि के ऊपर पिछले वर्षों के फसलों के वनस्पति ठूंठों एवं पत्तियों के पुआल आदि को छोड़ देते हैं। ये बहुत सर्जन में कमी, नमी के अवशोषण में वृद्धि एवं भूमि को वर्षा बूंदों के क्षय से बचाता है। वर्षा में इसके अपघटन द्वारा मृदा में ह्यूमस की वृद्धि होती है जो मृदा की भौतिक स्थिति को सुधारता है। यह जल रिसाव क्षमता में वृद्धि करता है। जैविक उर्वरकों का प्रयोग, हरित खाद, गोबर खाद, कृषि अवशिष्टों इत्यादि के प्रयोग से मृदा संरक्षण में सुधार होता है। रवेदार एवं भुरभुरी मृदा संरचना से मिट्टी की रिसाव क्षमता एवं पारंपरिकता बढ़ती है तथा नमी के संरक्षण में सहायता मिलती है। वायु अवरोधक। ये वनस्पति उपयोगों के अंतर्गत आते हैं जो मुख्यतः वायु अपरदन को कम करने में सहायक होते हैं। ये वनस्पति को उपाय मृदा सतह के पास वायु की गति को धीमा करते हैं। वायु अपरदन कम होता है। ये पश्चिमी भारत में बालू के टीले एवं मरुस्थल स्थितीकरण की भूमिका निभाते हैं। यांत्रिकी उपाय। मृदा अपरदन की रोकथाम के यांत्रिक उपाय एवं तरीकों के अंतर्गत जुताई, निराई, गुड़ाई आदि कृषि के विभिन्न तकनीकी को शामिल किया जाता है। इन तकनीकों का प्रयोग मुख्य रूप से ढलुआ भूमियों, पहाड़ी ढालों पर धरातलीय जल प्रवाह की मात्रा, वेग, परिवहन क्षमता को कम करने एवं जल की मिट्टियों में अंतः संचरण को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
मृदा सतह के जल संरक्षण करने योग्य अभियांत्रिकी संरचना निर्माण मृदा अपरदन को रोकने का एक प्रभावी वैकल्पिक है जो अतिरिक्त गर्भवर्षा में निकास में सक्षम होता है। ये क्रिया समुच्चय क्रिया, सीढ़ीदार खेती का निर्माण इत्यादि विधियों का प्रयोग होता है। समोच्च कृषि इस पद्धति के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में ढलुआ धरातल क्षेत्र पर प्राकृतिक समोच्च रेखाओं के सहारे जुताई की जाती है। ढालों की अनुप्रस्थ काट दिशा में जुताई करने से धरातलीय प्रभाव का वेग कम हो जाता है क्योंकि प्रत्येक कोण द्वारा कई छोटे बांध बनाए जाने से जल अवरुद्ध हो जाता है। इस कारण खेती में जल वर्षा अधिकतम अंतः संचरण होता है, धरातलीय प्रभाव में कमी आती है तथा नलिकाओं का निर्माण कम हो जाता है जिससे मृदा अपरदन कमी हो जाती है। सहवृद्ध मेड़ निर्माण बेसिन लिस्टिंग इसके अंतर्गत पहाड़ी ढालों की जुताई ढाल की दिशा में आर पार अनुप्रस्थ काट की जाती है जबकि मेड़ों का निर्माण ढाल की दिशा में तथा जुताई से निर्मित कोणों के आर पार किया जाता है। इससे खेत छोटी छोटी बेसिन में बढ़ जाते हैं एवं वर्षा का जल इन बेसिनों में अवरुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार मृदा अपरदन या तो रुक जाता है या फिर कम हो आती है। क्रिस क्रॉस जुताई इस पद्धति में पहले खेती को ढाल की दिशा में और बाद में ढाल के आर पार जोता जाता है जिससे कोण नष्ट हो जाते हैं तथा इस कारण इन कोणों से होकर बहने वाली नलिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता एवं मृदा अपरदन में कमी आती है। जलोढ़ मैदानी क्षेत्र की नदियों के किनारे वाले भागों एवं तरीके से जुताई करने पर घाटी का पावर ढालों पर होने वाले तीर मृदा अपरदन में कमी आती। सीढ़ीदार खेती या समुच्चय मेड़ निर्माण इस विधि के अंतर्गत पहाड़ी ढालों की सामान्य प्रवणता दिशा आर पार समान तल वाली सीढ़ियाँ बनाकर उसे चारों तरफ मेड़ों से घेर दिया जाता है। इससे वर्षा जल छोटे छोटे खेतों में रुक जाता है एवं मिट्टियों में उनका अधिकतम अवशोषित कर लेता है। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी घाट आदि में इस तरह की पद्धति का प्रयोग आम बात है। सीढ़ीदार खेती दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम आदि में चावल उगाने वाले क्षेत्रों में अक्सर देखी जाती है। वृद्ध ज्ञान मृदा अपरदन रोकने ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शिक्षित करने को जो भूमि कार्यों से जुड़े हैं। किसान इसमें कमी लाने हेतु स्वयं क्या कर सकते हैं इसका उन्हें ज्ञान कराना वनारोपण की योजना की सरकारी जनसाधारण दोनों के संयोग द्वारा सफल बनाया जा सकता है। सामाजिक बहन की, सामुदायिक बहन की एवं कृषि बहन की द्वारा भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मृदा अपरदन को रोकने में सहायता मिलती है। अन्य उपयोगों में अतिचराई पर नियंत्रण, झूम खेती पर रोकथाम तथा दानाबल के विरुद्ध रोकथाम उपायों को भी शामिल किया जा सकता है। मृदा प्रबंधन स्वास्थ्य मृदा सतत विकास का मुख्य घटक है, अर्थात जब किसी साफ सुथरी भूमि मृदा में पर्याप्त मात्रा में जल व पोषक तत्व पाए जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ऐसे पौधे उत्पन्न होते हैं